हेलो गाइस, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे जिससे लगभग आप सभी के सभी परिचित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज की। आखिर लैंग्वेज को कौन नहीं जानता। बचपन से लेकर आज तक हम लैंग्वेज सुनते आ रहे हैं और बोलते भी आ रहे हैं, इसलिए हम सभी के सभी लैंग्वेज से परिचित हैं। लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहा जाता है और इस भाषा से हम सभी परिचित हैं। हम दिन प्रतिदिन हर दिन हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये भाषा है क्या, भाषा की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, भाषा के अभिलक्षण क्या है, इस तरह के आपको तमाम प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जबकि आप जानते हैं लैंग्वेज क्या है, जबकि आप परिचित हैं, आप डेली इसका प्रयोग करते हैं, फिर भी आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाषा क्या है। उसके बाद कुछ विद्वानों द्वारा हम भाषा के दिए गए परिभाषा को समझेंगे। भाषा की परिभाषा से मेरा आशय है कि लैंग्वेज साइंटिस्ट या फिर भाषा के वैज्ञानिकों ने भाषा को किस तरह से परिभाषित किया है, उन लोगों ने भाषा को किस तरह से डिफाइन किया है, तो उनके डेफिनेशन को देखेंगे। हम बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों के डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंस डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद फिर आज के हम मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है भाषा की अभिलक्षण। भाषा के अभिलक्षण क्या है? अभिलक्षण शब्द जो आपको बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, अभिलक्षण को दोस्तों विशेषताएं कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में फीचर्स कहा जाता है। तो आज हम लोग भाषा के विशेषताओं को देखेंगे, भाषा के अभिलक्षण को देखेंगे, अंग्रेजी में कहे तो लैंग्वेज के फीचर्स को देखेंगे। दोस्तों, एग्जाम में परीक्षक आपको किसी भी तरह से घुमाकर प्रश्न को पूछ सकता है। वो आपको भाषा की विशेषताएं पूछ सकता है, भाषा के अभिलक्षण पूछ सकता है, इस तरह से घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको विशेषताएं पूछे, अभिलक्षण पूछे, प्रवृत्तियां पूछे, तो आपको लिखना फीचर्स ही है, आपको विशेषताएं ही लिखना है। तो दोस्तों चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का तमाम कंटेंट को लेकर मैं आपके सामने आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे ही मनुष्य जन्म लेते हैं, जन्म के साथ वे धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। जैसे ही मनुष्य डेवलप होने लगते हैं, कहने का मतलब जैसे वे विकास की ओर अग्रसर होते हैं, उसी तरह जन्म के साथ ही उनके साथ और एक चीज का विकास हो रहा होता है। और वो क्या है? वो है भाषा। जी हाँ, जब मनुष्य जन्म लेते हैं, उसके जन्म के साथ ही मनुष्य भाषा को भी अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य के साथ साथ भाषा का भी विकास हो रहा होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वे अपने परिवार में अपनी बोली या फिर भाषा को सीखते हैं पहले। उसके बाद धीरे धीरे वे सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। कहने का मतलब कि वे समाज में जाने लगते हैं, वे स्कूलों में जाने लगते हैं, तो वे सोशल लैंग्वेज सीखने लगते हैं, तो वे किसी भाषा को अर्जन करने लगते हैं। इस तरह से भाषा का उनमें विकास होते जाता है। तो कहने का मतलब कि भाषा और मनुष्य दोनों एक अटूट, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है। भाषा के बिना मनुष्य अधूरा है और मनुष्य ही नहीं होगा तो भाषा भी किस काम। तो दोस्तों, आज हम लोग भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। भाषा क्या है? हम मनुष्य के जीवन में ये जो भाषा है, ये कौन सा रोल प्ले करता है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। आप एक इंसान हैं, मनुष्य हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके मन में कुछ विचार आया, किसी चीज को लेकर आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आपको अपने आगे वाले से व्यक्त करना होगा, तो आप किस प्रकार करेंगे? अगर भाषा ही नहीं होगा तो, अगर भाषा नहीं होगा तो आप अपने विचारों को आगे वाले तक किस तरह से व्यक्त करेंगे? ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के हम अपने थॉट को, अपने विचार को आगे वाले के साथ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो हम लोगों को भाषा की आवश्यकता है, भाषा की जरूरत है। तो देख लीजिए यहाँ भाषा का कितना बड़ा रोल है हम मनुष्य के जीवन में। बिना भाषा के हम क्या है? अपूर्ण है, अव्यक्त है, व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। तो ये रोल प्ले करता है भाषा हम लोगों के जीवन में। आपने हमेशा से भाषा का डेफिनेशन तो सुनते आया होगा
कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम मनुष्य अपने मन के विचार को, भाव को आपस में व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। ये आपने हमेशा से सुनते आया होगा। अब इसी चीज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कहा जाए तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ए लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग द व्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स इन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। टू और मोर इंडिविजुअल से मेरा आशय है कि हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हो, या फिर कोई दो से अधिक भी। अधिक कैसे? जैसे एक स्कूल में एक टीचर कई सारे बच्चों के सामने अपने विचार को व्यक्त कर रहा होता है ना, तो ये एक से अधिक हो गया। तो ये भाषा का ये महत्व है हम मनुष्य के जीवन में। बिना भाषा के हम अपने विचार को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि पुराने समय में शायद भाषा नहीं थे। हम लोगों के जो पूर्वज थे वो इशारों से काम चलाते थे। वो जो इशारों की भाषा बोलते थे वे भी भाषा के अंदर ही आती है। अब हम भाषा को देखिए, भाषा के मुख्य दो प्रकार है। एक क्या है? मौखिक है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये भाषा का मौखिक रूप है, ओरल है, ओरल लैंग्वेज है ये। अगर मैं आपको बोर्ड में लिख कर पढ़ा रहा होता, अगर लिख कर समझा रहा होता, तो वो भाषा का लिखित रूप होता, जिसको हम रिटन लैंग्वेज कहेंगे। उसी तरह से भाषा का और एक रूप है जिसको हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। वैसे भाषा का जो जन्म है वे सांकेतिक भाषा से ही हुआ है। कहते हैं ना कि वर्तमान का जन्म तो अतीत के गर्भ से ही होता है। उसी तरह से ये जो भाषा का जन्म है वे अतीत से, मेरा आशय है कि सांकेतिक भाषा से हुआ है। हमारे पूर्वज जो थे वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे, इसीलिए ये भी भाषा के प्रकार में आता है। लेकिन हम इसको आजकल हम भाषा के प्रकार को हम केवल दो मुख्य प्रकार के रूप में पढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा को हम शायद भाषा का एक रूप है, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसको हम मुख्य प्रकार में नहीं गिनते। ऐसा क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम हर चीज को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कुछ सीमित चीजों को हम अभिव्यक्त जरूर कर पाते हैं। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, अगर ट्रैफिक सिग्नल की बात करते हैं तो वहां हमें समझ में आता है कि रेड लाइट जलेगा तो हमें गाड़ी रोकना होगा, ग्रीन जलेगा तो जाना होगा, अगर इस तरह का टर्निंग होगा तो हमें आगे से टर्न लेना होगा। तो इस तरह से हम सांकेतिक भाषा का कुछ सीमित जगह में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और समझते हैं। लेकिन आपको एक मान लीजिए बहुत लंबा वाक्य बोलना होगा, बहुत ही लंबा वाक्य बोलना होगा, तो आप उस वाक्य को सांकेतिक भाषा से नहीं समझा पाएंगे। और तब तो और नहीं समझा पाएंगे जब आप कोई गूंगे बहरे नहीं है, आप बोल सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। तो इस तरह से ये भाषा होते हैं। आज दोस्तों आज का हम लोग का मुख्य विषय क्या है? भाषा के अभिलक्षण। आज हम लोग भाषा के विशेषताओं को देखेंगे कि ये भाषा की आखिर विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है। दोस्तों, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि बीए लेवल में, एमए लेवल में भाषा विज्ञान के रूप में एक पेपर होता है, भाषा विज्ञान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो भाषा विज्ञान में ये प्रश्न तो हर हाल में पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। और ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि हर वर्ष पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन हर बार पूछा जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जो सेमेस्टर एग्जाम है इसमें तो अवश्य पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम भाषा के अभिलक्षण को, भाषा के विशेषताओं को एक एक करके बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल विस्तार के साथ में समझेंगे। तो चलिए आगे हम भाषा के विशेषताओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, भाषा के विशेषताओं को समझने से पहले हम कुछ विद्वानों द्वारा भाषा की परिभाषा को देख लेते हैं। आपको मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ड्राफ्ट करने का एक तरीका होता है। आप प्रस्तावना में अभी मैंने जो आपको भाषा बताया, भाषा की जो व्याख्या बताई, जो परिभाषा बताई, उसको आप लिखिए। उसके बाद दो चार विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषा को आप लिख देंगे। उसके बाद आप अपनी बात को शुरू करेंगे, तो आपका जो उत्तर होगा, जो आप आंसर ड्राफ्टिंग करेंगे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और एग्जामिनर देखते ही आपको हो सकता है
फुल तो कभी नहीं देगा, लेकिन फुल में से 1-2 मार्क जरूर कम देगा, लेकिन देगा। इस तरह से आप अगर ड्राफ्ट करेंगे तो चलिए कुछ विद्वानों द्वारा भाषा के परिभाषा को देखते हैं। भाषा को डिफाइन करते हुए गार्डिनर लिखते हैं, द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट सेकेंड सिंबल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। वही भारत के बहुत बड़े भाषा के वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो गाइस, हमने देखा कि एक फ्रांस के विद्वान द्वारा हमने एक परिभाषा को देखा, फिर एक हम लोग के भारतवर्ष के विद्वान द्वारा हमने परिभाषा को देखा। इसके बाद हम सीधे आज के विषय पर आते हैं, जो कि है भाषा के अभिलक्षण, भाषा की विशेषताएं। तो चलिए एक एक करके भाषा के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो भाषा की सबसे पहली परिभाषा है कि भाषा अर्जित वस्तु है। क्या कहा मैंने? भाषा अर्जित वस्तु है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसके साथ साथ और एक चीज का विकास होता है, वो है भाषा को। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम अपने अंग को माँ के पेट से ही लेकर जन्म लेते हैं, जिस तरह से नाक, कान, मुंह, हाथ, इस तरह के तमाम शारीरिक अंग को हम अपने माता के गर्भ से ही जन्म के साथ लेकर आते हैं, भाषा को हम जन्म के साथ लेकर नहीं आते। भाषा को अर्जित किया जाता है। कहने का मतलब कि जन्म के पश्चात हम भाषा को धीरे धीरे अर्जित करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ लीजिए, मैं एक नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैंने एक नेपाली परिवार से जन्म लिया, उसके बाद अगर जन्म के साथ ही मुझे एक कोई अन्य जाति वाले लोग लेकर पालेंगे तो मैं वही भाषा को मैं अर्जित करूंगा, ना कि मैं नेपाली भाषा को अर्जित करूंगा, मैं उसी भाषा को अर्जित करूंगा। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जन्म से ही भाषा को लेकर नहीं आते, हम भाषा को जन्म के बाद हम उसको अर्जित करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। सबसे प्रथम हम अपने परिवार द्वारा भाषा को अर्जित करते हैं। हम लोग के परिवार में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, पहले हम उसको अर्जित करते हैं, उसको सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से हम समाज में जाते हैं, हम स्कूल में जाने लगते हैं, हम सामाजिक प्राणी बनने लगते हैं, तो हम समाज में, हम लोग के समाज में जो भाषा प्रचलन में है, जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को भी धीरे धीरे हम अर्जित करने लगते हैं। उसी तरह से आपका कोई एक खास दोस्त है जो आप उसके साथ भी ज्यादा घुल मिल रहे हैं, उसके घर भी जाते हैं, तो आप धीरे धीरे उसकी भाषा को भी अर्जित करने लग जाएंगे। कहने का मतलब कि एक आदमी बहुत सारे भाषा को अर्जित कर सकता है, लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि भाषा एक अर्जित वस्तु है। तो आप भाषा की विशेषताओं में सबसे प्रथम लिखिए, भाषा एक अर्जित वस्तु है। इस तरह से आप टॉपिक दीजिए, भाषा अर्जित वस्तु है, उसके बाद आप 2-4 लाइन धीरे से उसको डिफाइन कर दीजिए। बहुत लंबा लिखना नहीं है आपको, बस 2-4 लाइन लिखिए कि भाषा किस तरह से हम लोग जन्म के बाद हम भाषा को किस तरह से अर्जित करते हैं, किस तरह से हम समाज में जाकर भाषा को अर्जित करते हैं, अनुकरण करते हैं। इस तरह से आप भाषा का पहला बिंदु को लिखेंगे। सो गाइस, भाषा की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील है। जी हाँ दोस्तों, भाषा हम लोगों के आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के हिसाब से, मांग के अनुसार भाषा क्या होती है? परिवर्तित होती है। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जो परिवर्तित ना हुई हो। कहने का मतलब कि हम लोगों के आवश्यकता के अनुसार भाषा भी परिवर्तित होती है। उदाहरण सहित आप हम लोगों के हिंदी को ही ले लीजिए। आज हम जो हिंदी बोलते हैं वो खड़ी बोली हिंदी है। इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। पहले संस्कृत आया, उसके बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इस तरह से पाली, प्राकृत, उपभ्रंश, अवहट, ब्रिज, इस तरह से हिंदी का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब कि ये परिवर्तित होती गई और आज इसका रूप आप खड़ी बोली हिंदी के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा बहता हुआ नीर है। भाषा कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, अपितु ये एक बहता नीर है। ये समय के साथ बहता चला आया है और अभी भी बहता जा रहा है और शायद आगे भी बहता रहेगा। और जरूरत के हिसाब से ये क्या मोड़ भी लेती है। मोड़ लेने का तात्पर्य है कि बदलती है, ये परिवर्तित होती है। हाँ, ऐसा हम इसको समय के सीमा में नहीं बांध सकते कि भाषा 1 वर्ष के अंदर बदलती है या 5 वर्ष के अंदर किसी भाषा को बदलना चाहिए। इस तरह से भाषा को हम सीमा में नहीं बांध सकते।
हो सकता है कि कुछ भाषा को बदलने में 5 साल लगा हो, या फिर हो सकता है कि किसी भाषा को बदलने में कई वर्ष लगे हो, क्योंकि भाषा जो है ये धीरे 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 बदलती है। और इसको कौन बदलता है, ये परिवर्तित कैसे होती है, हम मनुष्य द्वारा ये परिवर्तित होती है। जैसे हम किसी शब्द को देखिए, किसी शब्द का पहले हम मौखिक रूप में उसका प्रयोग करते हैं, एक नया शब्द हम लोग के मुंह से पहले जन्म लेता है, धीरे धीरे ये शब्द जो फैलने लगता है, लोगों में फैलने लगता है, फैलने के बाद ये धीरे 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 लिखित रूप में आती है और किताबी रूप भी ले लेती है। तो इस तरह से भाषा परिवर्तनशील है, ये भाषा की बहुत बड़ी विशेषताओं में से एक है। उसके बाद भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न, प्रवाह से मेरा तात्पर्य है कि बहाव। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले विशेषता में भी आपको बताया कि भाषा किस तरह से एक बहता नीर है, जिस तरह से भाषा चली आ रही है उस तरह से भाषा आगे भी चलती रहेगी। कहने का मतलब ये जो भाषा का बहाव है वो एक नदी की तरह है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है और आज तक चली आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। ये जरूरत के हिसाब से अपना मोड़ बदलती है, अपनी आकार बदलती है, अपनी दिशा बदलती है, लेकिन ये रुकती नहीं है, ये चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। तो भाषा की विशेषताओं में आप ये एक बिंदु भी लिख सकते हैं कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। नेक्स्ट विशेषता है भाषा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक से मेरा आशय है कि भाषा जो है वो हर तरफ फैला हुआ है, मतलब कोने कोने में फैला हुआ है, हर जगह भाषा बोली जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि बिना भाषा के हम अपने विचार को किस तरह से व्यक्त करेंगे, इसलिए भाषा हर जगह बोली जाती है। ये सर्वव्यापक है, मतलब इसका फैलाव जो है वो बहुत बड़ा है। हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ती है भाषा, फिर व्यक्ति से समाज को जोड़ती है, समाज से देश को जोड़ती है, देश से आपको पूरे विश्व को जोड़ती है। इस तरह से भाषा ने ही तो सबको एक दूसरे से बांध कर रखा है। तो भाषा एक सर्वव्यापक है। भाषा जो है मनुष्य के लिए सर्वव्यापक होते हुए बहुत ही उपयोगी है। इसके बिना हम बिल्कुल अपूर्ण सा है, अपूर्ण अव्यक्त से हैं, हम अपने बात को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सर्वव्यापक है, हर जगह फैली हुई है। जो दोस्तों भाषा से ये मत समझ लीजिए कि बोली भी सर्वव्यापक है। बोली सर्वव्यापक नहीं होती, बोली सीमित जगहों में बोली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ भाषा की। भाषा जो है हर तरफ फैली होती है। जैसे हम लोग हिंदी की बात को ले लीजिए, हिंदी हम लोगों के देश का नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये अब लगभग पूरे विश्व के 43 कंट्रीज में, वहाँ के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। तो धीरे धीरे हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज से इंटरनेशनल लैंग्वेज की ओर अग्रसर होने जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक हिंदी भाषा जो है वह सर्वव्यापक है। वही हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो वे तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही, ये पूरे विश्व में बोली जाती है। तो ये इसका व्यापक रूप है। नेक्स्ट है भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। जी हाँ, भाषा क्या है? संप्रेषण का मौखिक साधन है। वैसे तो भाषा के मैंने आपको पहले भी बताया कि कई रूप है। आंगिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है, लिखित भाषा है। लेकिन इन भाषाओं के द्वारा आप अपने मन में चल रहे हर एक विचार को शायद उतने क्लियरिटी के साथ में व्यक्त नहीं कर पाएंगे जिस क्लियरिटी के साथ में आप मौखिक भाषा के द्वारा आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, जो कि सबसे प्रमुख है। भाषा जो है वो एक्सचेंजिंग व्यूज और आइडियाज को एक्सचेंजिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है। नेक्स्ट है भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित किया जाता है। भाषा को व्यवहार के द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण सहित आप देख सकते हैं कि आपके घर में कोई एक बच्चा होगा, तो आप देखिए किस तरह से वो बच्चा जो है, बिल्कुल छोटे उम्र वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, तो किस तरह से वो बच्चे अपने माता के, अपने पिता, अपने भाई बहन के चेहरे को देखता है, उनके व्यवहार को देखता है, उसके शरीर को देखता है, वे किस तरह का
एक्टिंग करते हैं, किस तरह का इशारा करते हैं, किस तरह की बात बोलते हैं, उसको वो धीरे 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 उनके व्यवहार को वो अपने अंदर अर्जित करने लगता है, अनुकरण करने लगता है और धीरे धीरे वो भी बोलने लगता है। तो भाषा जो है वे व्यवहार द्वारा ही अर्जित किया जाता है, व्यवहार के द्वारा भी अर्जित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा एक व्यवहार द्वारा की जाने वाली अर्जित वस्तु भी है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सामाजिक दृष्टि से स्वरित होती है। स्वरित होती है से मेरा तात्पर्य है कि अब सोच लीजिए, एक समाज में, एक छोटे से सोसाइटी में मान लीजिए कितने जाति के लोग रहते हैं, कितने जनजातियां रहते होंगे। एक ही जाति के लोग तो वहां नहीं रहते होंगे, वहां कई जनजातियों के लोग बसते होंगे। तो वे जो जनजातियां हैं वे भले ही हिंदी से अपने वार्तालाप करते हो, लेकिन उनके जो बोलने का जो लहजा होगा, उनके उच्चारण का जो तरीका होगा, उनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। कोई जैसे मैं नेपाली कम्युनिटी से हूं तो हो सकता है कि जो मैं हिंदी बोल रहा हूं उसमें नेपाली कम्युनिटी का ट्यूनिंग जो आपको सुनाई पड़ सकता है, उसमें आ सकता है, मेरे लहजे में आपको पकड़ में आ सकती है। उसी तरह से असमिया जो है वो एक असम में रहने वाले जनजाति असमी से, तो वे जो हिंदी भाषा बोलेंगे तब आपको वहां असमिया का लहजा ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये स्वरित है, सामाजिक दृष्टि स्वरित है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न से आप इसके बोलने का जो तरीका होगा, उनका जो ट्यूनिंग होगा, उसमें भिन्नता देखने को मिल सकता है आपको। अगली जो विशेषता है वो ये है कि भाषा भौगोलिक दृष्टि से स्थानकृत होती है। भौगोलिक दृष्टि से स्थानकृत से तात्पर्य है कि भाषा जो है वो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कुछ एरिया तक ही सीमित रहती है। कहने का तात्पर्य कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, असम राज्य में असमिया भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस असमिया भाषा को केवल असम राज्य के अंदर ही समझी जाती है, बोली जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम अन्य राज्य में पहुंचेंगे तो वहां पर उस भाषा को नहीं समझी जाती, नहीं बोली जाती, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, ये बात और है कि असम के कुछ पड़ोसी राज्य, फॉर एग्जांपल जिस राज्य में फिलहाल मैं रह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इस तरह के सामने वाले राज्य में, पड़ोसी राज्य में असमिया भाषा को टूटी फूटी ही सही लेकिन समझी जाती है और बोली भी जाती है, इसका थोड़ा बहुत प्रयोग देखने को हमें मिलता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी दूर वाले राज्य में जाएंगे तो वहाँ अन्य भाषा का प्रयोग होगा, अन्य बोली का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर इस भाषा को नहीं समझी जाएगी। इससे मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो भाषा होती है वे जगह के अनुसार एक सीमित जगह तक ही बोली जाती है। तो वहीं अगर बोली की बात करें तो बोली भाषा तो फिर भी थोड़े विस्तृत जगह पर बोली जाएगी, लेकिन बोली जो है वो उससे भी सीमित जगह पर बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अरुणाचल प्रदेश के जिस एरिया पर, जिस स्टेट के जिस हिस्से पर रहता हूँ, ये पापुम पारे जिला है, तो यहाँ पर क्या है, निशी जनजातियाँ बसते हैं, तो यहाँ पर निशी बोली का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिले पर जाएंगे जहाँ पर निशी को छोड़कर अन्य जनजातियाँ बसते होंगे, जैसे आप लोंगडिंग की बात करें तो वहाँ वांचो लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर निशी बोली को नहीं समझी जाती, वहाँ पर उनके बोली को ही समझा जाता है। तो इससे कहने का तात्पर्य यही है कि मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो भाषा होती है, जो बोली होती है, वे कुछ एरिया तक ही सीमित रहती है। इसीलिए एक महान पंक्ति को आप सुनिए कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। कहने का मतलब कि अगर आप 4 किलोमीटर जाते जाते पानी का टेस्ट बदल जाता है, पानी बदल जाता है, वही 8 मील तक जाते जाते लोगों की वाणी ही बदल जाती है। कहने का मतलब कि भाषा ही बदल जाती है, बोली ही बदल जाती है। तो इस तरह से हमने भाषा के अभिलक्षण को देखा, या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा के विशेषताओं को देखा। भाषा की विशेषता यहीं तक सीमित नहीं है, भाषा की कई सारी विशेषताएं हैं। आप और भी बहुत सारे विशेषताओं को खुद से क्रिएट करके भी लिख सकते हैं। खुद से आप भाषा को पढ़िए, भाषा को समझिए, भाषा को समझने के बाद आपको उसमें क्या क्या विशेषताएं नजर आती है, तो उस तरह से आप बिंदु बनाकर, आप हेडिंग बनाकर और भी भाषा के बहुत सारे विशेषताओं को अपने ओर से भी ऐड कर सकते हैं, अपने ओर से भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक किसी परीक्षा की बात है, वहाँ तक अब तक मैंने जो जितने 10-12 बिंदु बताए, अगर आप इतने बिंदु भी लिख देंगे, कैसे लिखना है,
टॉपिक करके आप इतने बिंदु भाषा की विशेषता या फिर भाषा के अभिलक्षण में आप लिख देंगे तो उतना काफ़ी होगा। तो आई होप गाइस कि आपको आज मैंने जो विषय पढ़ाया भाषा के अभिलक्षण, आप इससे संतुष्ट होंगे। अगर आपको कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं पर्सनली भी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपके साथ अगले विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।